हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली एसएससी एमटेस्ट 2019 का फाइनल रिजल्ट आउट हो गया था। कट ऑफ आपने देख लिया, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरह से कट ऑफ गई है, उनके पीछे रीजन क्या रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब बारी आती है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका, आपको ये पता चल गया कौन से स्टेट में सिलेक्शन हुआ है। अभी क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, आपको डिपार्टमेंट मिलना बाकी है कि कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करोगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट एलोकेशन किस तरीके से होगा उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद फिर मेडिकल किस तरह से होगा या फिर फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2019 एस्पिरेंट्स के लिए तो यूजुअल है ही, जिनका सिलेक्शन हो गया है, और जो एसएससी एमटीएस 2020 एस्पिरेंट है वो भी इस वीडियो को देखना चाहे देख लेंगे फाइनल सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या है। बाकी आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो तो वीडियो को अभी स्किप करके जा भी सकते हो, बाद में कभी फ्री टाइम हो नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख लेना, फाइनल सिलेक्शन के बाद काम आ जाएगी आपके वीडियो, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एसएससी एमटीएस 2019 का नोटिस था उसमें लिखा हुआ था, फर्दर एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसेज इन द एलोकेटेड स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज विल बी मेड बाय द रीजनल ऑफिसेज ऑफ द कमीशन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी। मतलब अब जो फाइनल रिजल्ट आ गया, आपको स्टेट मिल गया कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेट में सिलेक्शन हुआ है। अब उस स्टेट, वो जिस भी रीजनल ऑफिस के अंडर पड़ता होगा, वो रीजनल ऑफिस डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट देना है। एसएससी में हमारे पास मल्टीपल रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप रीजनल ऑफिस का हेडक्वार्टर के बारे में बता रखा है, यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स उस रीजनल ऑफिस के अंडर आएंगी, यहाँ पे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक। उसके बाद वेबसाइट क्या है ऑफिशियल, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इन लिस्ट में क्या होता है, जो आपका अपडेट आएगा ना फाइनल कि आपको ये जोन मिला है, आपको ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिला है, वो इसी रीजनल वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक। तो वहां से आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे एडमिट कार्ड आप टीयर 2 के या टीयर 1 के डाउनलोड करते थे रीजनल वेबसाइट से, ऐसे ही रीजनल वेबसाइट पे ही आपकी फाइनल लिस्ट आएगी कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है। डिपार्टमेंट एलोकेशन कब तक होगा, देखो 2016 का अगर मैं डेटा दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 28 अप्रैल 2016 में आया था। फिर अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट एलोकेशन कब तक हुआ था, जहां तक मेरी नॉलेज है 6 जून तक सभी डिपार्टमेंट का एलोकेशन हो चुका था, ठीक है। जिसमें मैंने 3 डेट जो मुझे मिल गई ऑनलाइन डेटा में, सीआर रीजन का आपका 18/5/2018 में हो गया था, लगभग 20 दिन बाद डिपार्टमेंट एलोकेशन। ईस्टर्न रीजन का आपका 18/5, ये भी 20 दिन बाद। एनआर रीजन का 28/5, इसका लगभग 1 महीने बाद हुआ था डिपार्टमेंट एलोकेशन। तो लगभग 1 से 1.5 महीने तक ये मान के चलो मैक्सिमम सभी रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन हो सकता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद का प्रोसेस क्या होगा और डिपार्टमेंट कैसे अलॉट किया जाता है वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इसके बाद का प्रोसेस क्या है, उसके बाद डिपार्टमेंट एलोकेशन कैसे होता है वो बात करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट से आपको एक मेल आएगा घर पे, ठीक है। बाय पोस्ट आ सकता है, हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स आपको ईमेल भेजे, ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। आपको क्या आएगा, मेल आएगा, ठीक है। उस मेल में आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा, विलिंगनेस फॉर्म मिलेगा, आपको बताना होगा आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अटेस्टेशन फॉर्म मतलब आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी उसके अंदर, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताना पड़ेगा। और एक तरीके से आपको वो पूरा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, वहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। आप देखोगे काफ़ी लोगों के आगे यहाँ पे, आप रिजल्ट एमटीएस का जब आया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कोई रिजल्ट आता है एमटीएस का, आप यहाँ पे देखोगे रिजेक्ट, प्रोविजनल, ये सब लिखा हुआ है ना कि सिलेक्शन आपका हो गया या नहीं हुआ। किसी के आगे सी लिखा था, किसी के आगे पी लिखा था। इसका मतलब ये जिसका सी लिखा है मतलब क्लियर है, उनका एसएससी की तरफ से बिल्कुल क्लियर है वो। जिनके में पी लिखा है उनके में क्या होगा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट उनका मिसिंग रहा गया होगा। जैसे अगर आप मान लो आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, जिस डेट का आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आप उस डेट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, ऑल दो आपने किसी और डेट का दिखा दिया। मतलब जिस पीरियड के बीच का होना चाहिए उस पीरियड में आप ओबीसी में नहीं दिखा पाए सर्टिफिकेट, लेकिन आपके पास उससे पहले का है या बाद का है, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाता। जब एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेता है आपके पे प्रोविजनल लिख दिया जाता है कि डिपार्टमेंट आपका दोबारा से वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट वो सही है नहीं है। मेनली ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे जिनके आगे पी लिखा हुआ है उनका ध्यान से चेक होगा, वरना डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में होता है एज कम्पेयर टू जो एसएससी में होता है, ठीक है। तो डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद वहां पे आपको साथ के साथ एक मेडिकल का फॉर्म दे दिया जाएगा, तो फिर आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। मेडिकल क्या होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको वहां पे एक फॉर्म साइन करके देगा जो कि आपको अपने डिपार्टमेंट में देना होगा, ठीक। तो प्रोसेस थोड़ा अलग अलग हो सकता है,
यहाँ पे हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकता है कि वो किस तरीके से करवा रहे हैं, वो मेडिकल के लिए कितना टाइम दे रहे हैं या कुछ भी है, ठीक है, वो डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपको मेडिकल का फॉर्म दे दिया जाएगा, ठीक है, आप सी डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के पास जाके अपना मेडिकल करवा लेना, ठीक है, अपना जो लेटर वगैरह दिखा दोगे आप, तो आपका वहाँ पे मेडिकल हो जाएगा। अगर वो क्लियर कर देता है आपका मेडिकल, तो उसके बाद डिपार्टमेंट में वो जमा कराओगे और उसके बाद फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेडिकल है, ये बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल भी घबराने वाला कुछ नहीं है। अगर आपको HIV या ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो बात कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नॉर्मल आप मेडिकल फिट हो, नॉर्मल चल सकते हो, ठीक है, वेट कितना भी हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेडिकल बहुत आसान होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग क्लियर कर जाते हैं, मेडिकल में दिक्कत नहीं आती। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट कितनी होनी चाहिए, चश्मा लगाया नहीं लगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आराम से मेडिकल करवाओ, मेडिकल जमा करवाया, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक। तो बहुत सिंपल मेडिकल होता है, इसमें कोई कलर ब्लाइंडनेस का कोई अलग से दे नहीं रखा कि कलर ब्लाइंड एलिजिबल है या नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक। फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा, ठीक है। सो ये भी कुछ फिक्स नहीं है, 4 महीने लगे, अब से 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है। इसके बारे में अगर मुझे पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में कितना टाइम लग रहा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी फाइनल एक बार स्टेट एलोकेशन तो हो जाए, उसके बाद बात क्या डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाए, उसके बाद इस चीज़ के बारे में और बात कर सकते हैं हम। आगे बात करता हूँ, अब बारी आती है कि डिपार्टमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है। जैसे आप देखोगे, जब 2016 में फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है, डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ था, यहाँ पे एक नोटिस आया था रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट एलोकेशन इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, CR रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा भी रखा है, जैसे वैकेंसी बिहार में कितनी थी, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे ये आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज, ये 2016 की है, ठीक है। उसी के नोटिफिकेशन को यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे इन्होंने लास्ट में ये भी बता रखा पॉइंट नंबर 6 में किस तरह से इन्होंने डिपार्टमेंट को अलॉट किया है। हो सकता है 2019 में ये इसे में चेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रखा कि किस तरह से डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा, तो हो सकता है वो चेंज कर दें, लेकिन चांसेस यही है कि सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सेंट्रल रीजन यूपी और बिहार से, उन्हें कुछ इस तरीके से डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है। बाकी सभी रीजन्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो किया गया था। जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उन्हें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ, ये सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है। जो स्टार्टिंग के आगे की चीज़ें वो हटा दी। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट से दिखाता हूँ। मेरे पास दिल्ली की 2019 MTS की स्टेट वाइज डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की लिस्ट है, ठीक है। ये बहुत पुरानी है, हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो गए हो, ये 8/5/2020 के हिसाब से है। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स है। तो जब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कंज्यूमर अफेयर्स लिखेंगे खाली, यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे खाली, डिपार्टमेंट ऑफ हटा देंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हटा देंगे, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स लिखेंगे और उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक। अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, उन्हें एक बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए तो सारे के सारे एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सेग्रीगेट करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स अलग रैंक वाइज, ठीक है, इनके रैंक के हिसाब से सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग कर लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के अलग, SC कैटेगरी के अलग, ST कैटेगरी के अलग, OBC कैटेगरी के अलग, EWS कैटेगरी के अलग, इस तरीके से सबको अरेंज कर लिया। उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट रैंक होगा ना, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, उसे डिपार्टमेंट देंगे तीसरे नंबर का। मतलब लिस्ट बनाएंगे डिपार्टमेंट की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो तीसरे नंबर का डिपार्टमेंट है वो फर्स्ट कैंडिडेट को दे देंगे जिसकी रैंक 1 है। फिर उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, जो कैटेगरी में रैंक चल रही है आपकी, कैटेगरी रैंक के हिसाब से स्प्लिट हो गया। जो सेकंड रैंक का होगा अनरिजर्व कैटेगरी में, उसका जो सेकंड होगा, ठीक है, लिस्ट में नाम, सेकंड डिपार्टमेंट का जो लिस्ट में नाम होगा वो वाला डिपार्टमेंट दे देंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक सारी की सारी वैकेंसीज फिल नहीं हो जाती। ऐसे ही SC कैटेगरी में करेंगे, ST कैटेगरी में करेंगे, OBC कैटेगरी में करेंगे, ठीक है, EWS कैटेगरी में, सारी कैटेगरी में इस तरीके से चलेगा। तो इस तरह से एलोकेशन होता है। हो सकता है पिछली बार यहाँ पे थर्ड से स्टार्ट करा था कि जो फर्स्ट रैंक कैंडिडेट है उसे थर्ड जो लिस्ट में नाम है डिपार्टमेंट की वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है अभी इस बार 4वें या 5वें नंबर से स्टार्ट कर दें, तो दिस कैन वेरी। ये कोई फिक्स मेरे ख्याल से इन्होंने नहीं कर रखा है यहाँ पे, वरना नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर देते इस चीज को, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
बाकी टेंटेटिव वैकेंसीज आपने देख ली थी, जैसे मैं दिल्ली रीजन की बात कर रहा था तो दिल्ली रीजन की हमारे पास इतनी सारी वैकेंसीज थी, 2427 दिल्ली की मैक्सिमम वैकेंसीज थी अगर एमटीएस 2019 में देखा जाए, और 2016 में भी दिल्ली की वैकेंसीज काफ़ी थी। इस तरह से रीजन्स होते हैं, रीजन वाइज वैकेंसीज की लिस्ट आपको मिल गई होगी सभी रीजन्स की। अगर नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है एमटीएस एस्पिरेंट के लिए वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अगर किसी के पास कोई भी लिस्ट है, किसी ने आरटीआई से मंगाई हो या जैसे मर्जी, तो वो क्या कर लेना, आपस में एक दूसरे को शेयर कर लेना, ठीक है। आगे के प्रोसेस में भी आपको मदद मिल जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हुआ है। एक दूसरे से बात करते रहोगे तो ये है कि कोई चीज़ छूटेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई आपका ध्यान ही नहीं गया, ठीक। तो इस तरह से देख लेना। फाइनली जो सिलेक्शन हो जाता है डिपार्टमेंट, उसके बाद कुछ इस तरह की लिस्ट दिखती है आपको, ये रीजनल वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, जब आ जाएगी लिस्ट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसएससी एमटीएस में वेटिंग लिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है एसएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं, जो लोएस्ट ग्रेड पे सिलेक्ट होते हैं वो एमटीएस के थ्रू होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के थ्रू, क्योंकि इसका ग्रेड पे है 1800 ग्रेड पे, ठीक है, ये लोएस्ट है। तो होगा क्या, जैसे मान लो कोई पर्सन है जो सीजीएल में भी अपीयर हो रहा है, सीएचएसएल में भी अपीयर हो रहा है, तो वो एमटीएस का भी फॉर्म भर देता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न लगभग सेम है। जो 4 सेक्शन है जो टीयर 1 में पूछे जाते हैं, चारों एग्जाम में बिल्कुल सेम है। तो जो बंदा सीजीएल में सिलेक्ट होता है, चांसेस होते हैं वो सीएचएसएल में भी सिलेक्ट होता है और वो एमटीएस में भी सिलेक्ट होता है, अगर वो तीनों फॉर्म भर रहा है। तो एमटीएस में सिर्फ टीयर 1 की वेटेज होती है, उसके ही मार्क्स जोड़ते हैं। तो एमटीएस क्लियर हो गया, वो सीएचएसएल भी दे रहा है, सीजीएल भी दे रहा है, तो तीनों ही एग्जाम में एक सेम पर्सन सिलेक्ट हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, पहले वो एमटीएस में सिलेक्शन लिया, एमटीएस में ज्वाइन नहीं, फिर सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ, सीएचएसएल में ज्वाइन ना करते हो, फाइनली सीजीएल में ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी सीट्स एमटीएस एग्जाम में वैकेंट रह जाती हैं, और इसमें कोई वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन नहीं है, जिसकी वजह से सारी सीट वैकेंट ही रह जाती हैं, और अगले साल जब भी एग्जाम होगा उसमें डाली जाएंगी नहीं डल जाएंगी, वो अलग मेथड है पूरा का पूरा। लेकिन उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए सिलेक्शन काफ़ी लोगों का रुक जाता है इस वजह से, ठीक। एमटीएस एग्जामिनेशन में ऐसा बहुत बार देखा गया, अभी मैंने फॉर्म भी फिल कराया था, जो सिलेक्टेड लोग थे कि आप ये बता दो मतलब इंटरव्यू के लिए, तो उसमें भी काफ़ी लोगों का ये सजेशन था कि उनका जो सिलेक्शन है वो एमटीएस में तो हुआ है, साथ के साथ सीएचएसएल में भी हो रहा है, उनका सीजीएल में भी हो रहा है। अब रिजल्ट अलग अलग डेट पे आता है, या एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है सीजीएल सीएचएसएल से, उसकी वजह से क्या होता है कि लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो जाते हैं, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता कोई भी श्योर नहीं हो सकता इस चीज़ को लेके कि उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सोचते हैं कि एमटीएस से ही जॉब ले ले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई भी जल्दी से मिस नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से भी काफ़ी सारी सीट्स खराब होती हैं, जो कि फाइनल रिजल्ट के बाद भी वेटिंग लिस्ट का एक प्रोविजन होना चाहिए, जिससे कि लोग इस पर्टिकुलर मोमेंट में भी अगर छोड़ना चाहें तो वो सीट किसी और को दे दी जाए। तो मुझे लगता है कि टॉप 1000 में 20 से 30% मिनिमम लोग ऐसे मिलेंगे जो सीजीएल और सीएचएसएल में भी सिलेक्शन ले रहे होंगे, सीजीएल 2018 एंड सीएचएसएल 2018 से, ठीक है। आप फेसबुक वगैरह पे भी देखते हो कि लोगों के पोस्ट मिलेंगे आपको फर्स्ट सिलेक्शन थ्रू एमटीएस, ठीक है, उसके बाद अगले ही 2 महीने बस सीएचएसएल के थ्रू, फिर सीजीएल के थ्रू। तो ये चीज़ होती है, और इसमें एस्पिरेंट का कोई दोष भी नहीं है, ठीक। तो ये एमटीएस एग्जामिनेशन के बारे में था। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं अनअकैडमी पे जो अपकमिंग बैचेस हैं, ठीक है। 10 मार्च से काफ़ी सारे एजुकेटर्स के नए नए बैचेस आ रहे हैं, ठीक है। अनअकैडमी में आपको पता होगा एसएससी एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है, 300 प्लस क्लासेस होती हैं डेली, 70 प्लस एजुकेटर्स हैं जो आपको कैटेगरी में पढ़ा रहे होते हैं। हर सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे आपको, जिस टीचर से पढ़ना चाहो उस टीचर से पढ़ सकते हो, अनलिमिटेड मॉक्स मिल जाएंगे। आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद सारी तैयारी आप पूरी अनअकैडमी से कर सकते हो, ठीक है। जितने भी एजुकेटर्स आपको यूट्यूब वगैरह पे दिखते हैं, जिनसे भी आप पढ़ना चाहते हो, मैक्सिमम एजुकेटर्स अनअकैडमी पे मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद आप उनकी पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हो, उनकी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिस सेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो इट्स वन टाइम पेमेंट, एक बार करा उसके बाद जब जितने टाइम का सब्सक्रिप्शन लिया उस टाइम तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक। तो सब्सक्रिप्शन प्लान कुछ इस तरीके से हैं, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। RB10 कोड लगा दोगे तो इस पे भी आपको जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा उस टाइम पे वो मिल जाएगा, तो प्लान्स और सस्ते पड़ जाएंगे। बाकी अनअकैडमी कॉम्बैट भी हर हफ्ते होता है संडे को, तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो, ठीक है। 12 बजे होता है, RB10 कोड डाल के आप एनरोल कर सकते हो उसमें। अगर उसमें अच्छा स्कोर करते हो तो उसमें आपको और ज़्यादा डिस्काउंट भी दिया जाता है सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें जाके एसएससी कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको एनालिसिस पता चले कंपेरेटिव की बाकी लोगों से आप कितना अच्छा कर रहे हो। बाकी मेरी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे भी होती हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने फ्री क्लासेस की फॉर्म में वहाँ पे भी कराए हैं,
ऑनगोइंग ज्योमेट्री का कोर्स चल रहा है वहाँ पे, जिसमें 7 से 8 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुके हैं। ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, लाइन्स एंड एंगल्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेशंस कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, CHSL एग्जामिनेशन के लिए, CGL एग्जामिनेशन के लिए। एक्सपेक्टेड पेपर्स भी हम सोल्व करते हैं। जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा फ्री क्लास में वो होगा कल, टाइम होगा क्लास का 3 बजे, ठीक है, 3 से 4 या 4:30 बजे तक क्लास चलेगी। तो 20 या 25 हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन मैक्सिमम स्कोर कर पा रहा है, कितने टाइम में स्कोर कर पा रहा है। तो डेट विल बी अ वेरी यूजफुल सेशन, ठीक। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे हिल विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।